आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने बुशरा खानम फहद। आज का मुद्दा है नोटबंदी, एक साल कई सवाल। नोटबंदी का एक साल पूरा हो गया है और आज ही के दिन मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देश को खिताब करते हुए 500 और 1000 के नोटों के चलन से इसको बाहर कर दिया था। अब एक साल के बाद देश नोटबंदी का हिसाब किताब कर रहा है कि अवाम पर इसका क्या असर पड़ा। फायदे और नुकसान के बीच उलझे सवाल जवाबों को तलाशने में फिर से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार अपने आंकड़ों को रख रही है तो अवाम अपनी आपबीती सुना रही है, लेकिन सवाल है कि जब नोटबंदी से फायदे हुए तो फिर तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है। चलिए इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आठ नवंबर कैलेंडर की वो तारीख जिसे मुल्क की तवारीख भी कभी भूल नहीं सकती। आज के दिन 500 और 1000 रुपए के नोटों को हुकूमत ने समाज से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद एक नई बहस पैदा हो गई। नोटबंदी के एक साल के हिसाब किताब के दौरान सरकार की शॉर्ट फिल्म के आंकड़ों से नोटबंदी को फायदे में तोला है। क्या कुछ है इसमें, देखिए पहले हमारी इस रिपोर्ट में। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं, रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के एक साल पूरा होने के बाद मुल्क में गुड़ाभाग का दौर जारी है। देश एक साल का लेखा जोखा लेकर बैठा है। बड़े बड़े सियासी पंडित अपना अपना पंचांग खोले बैठे हैं और नोटबंदी के एक साल के हिसाबो किताब कर रहे हैं कि नोटबंदी से क्या फायदे और क्या नुकसानात हुए हैं। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों के बीच आई पीएम मोदी की एक शॉर्ट फिल्म ने नोटबंदी से फायदों की एक लंबी फहरिस्त पेश की है, जिसने 7 मिनट 17 सेकंड तक नोटबंदी से हुए फायदे गिनवाए। वीडियो में आदाद और शुमार के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि नोटबंदी मईशत के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हुई। कुछ ही साल पहले यह देश त्राहिमाम पुकार चुका था, भ्रष्टाचार से, काले धन से, और ऐसे ही निराशाजनक माहौल में देश की कमान संभाली नरेंद्र मोदी जी ने। एक साल पहले उन्होंने वो फैसला लिया जिसे आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी किसी ने न लिया था और न ही कभी सोचा था। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, गरीबों के लिए, ईमानदारों के साथ। काले धन का सबसे बड़ा खुलासा इतिहास में पहली बार सरकार के प्रयासों से 15.28 लाख करोड़ रुपए वापस आए और साथ में काला धन भी लौट आया। नोटबंदी के कदम की वजह से ही आज हमारे पास इनके मालिकों के नाम है, पते हैं, चेहरे हैं। आज बैंकों में 3.68 लाख करोड़ की राशि जांच के घेरे में है और 23 लाख बैंक खाते भी। चौंकिएगा मत, नोटबंदी के दौरान हमने जाना कि देश की जनसंख्या के 0.000011% लोगों ने ही देश में उपलब्ध कुल कैश का लगभग 33% जमा किया, जो था 5 लाख करोड़। आतंकवाद, नक्सलवाद को करारा थप्पड़। देश में 12 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में है। अगर नोटबंदी नहीं होती तो आज 18 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में होती। नोटबंदी के कारण 6 लाख करोड़ के हाई वैल्यू नोट्स प्रभावी रूप से कम हुए हैं। नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद ने जबरदस्त मुंह की खाई। फंडिंग बंद हुआ तो कश्मीर में कैसे पत्थरबाजी 75% कम हो गई। नक्सलवाद में भी 20% तक कमी हुई। जाली नोटों और ड्रग्स के धंधे को भी बड़ा झटका लगा। देश की अर्थव्यवस्था की अप्रत्याशी सफाई। सरकार ने शेल कंपनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके 2.24 लाख कंपनियों को रद्द किया।
नोटबंदी के चलते अर्थतंत्र के ऐसे भी मायाजाल का पता चला जिसमें एक एड्रेस पर 100 कंपनियां थी और एक कंपनी के 100 बैंक खाते निकले। साथ साथ अब तक कभी नहीं हुआ वो करने की भी हिम्मत दिखाई सरकार ने। करीब 1626 करोड़ की बेनामी संपत्ति को भी घेरे में लिया गया। गरीबों को मिला उनका हक, मिली बेहतर नौकरियां। 50 लाख श्रमिकों के नए बैंक खाते खुले। अब उन्हें न केवल उनके सारे अधिकार मिलने लगे हैं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। 1.1 करोड़ श्रमिकों को भी प्रोविडेंट फंड से जोड़ा गया। ईएसआईसी में 1.3 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ जिसमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आरोग्य सुविधाएं भी मिलने लगी। नए टैक्स पेयर्स की अर्थतंत्र में जबरदस्त वृद्धि। देश में नए टैक्स पेयर्स की संख्या में 84.21 लाख का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार। इस टैक्स कंप्लायंस एवं बढ़ती राशि की वृद्धि का लाभ देश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा। लेस कैश के जरिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ भारत की बड़ी छलांग। नोटबंदी के बाद लेस कैश इकोनॉमी की उड़ान भरी भारत ने और देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन 87 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ तक पहुंचे। काफी सालों से केवल 15 लाख पीओएस मशीन्स ही व्यवहार में थी, लेकिन सिर्फ एक ही साल में 13 लाख नई मशीनों की बढ़ोतरी हुई। अब भीम और यूपीआई जैसे माध्यमों से मोबाइल के जरिए गरीब से गरीब नागरिक भी कैशलेस लेन देन कर सकता है। आम लोगों को अनगिनत फायदे। नोटबंदी के बाद बैंकों में धनराशि में वृद्धि होने के कारण इंटरेस्ट रेट गिरे और आम नागरिकों को सीधे और तुरंत लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ब्याज दरें और भी घटी और लोन की किश्तें भी कम हुई। नोटबंदी के तुरंत बाद देश भर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की आय भी पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़ी। जो पैसा वर्षों से तिजोरियों में पड़ा था वो अब देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया। तो कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने नोटबंदी का दर्द मशहूर शायर मुनव्वर राना की जबान में बयान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए शेर लिखा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। राहुल गांधी ने नोटबंदी को त्रासदी बताते हुए कहा कि कांग्रेस नोटबंदी से बर्बाद हुए ईमानदार लोगों के साथ खड़ी है, तो साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने 8 नवंबर को मुल्क की मईशत का काला दिन बताया। That the 8th of November was a black day for our economy and indeed for our democracy. मुल्क के वजीर खजाना अरुण जेटली ने नोटबंदी पर अपनी राय में कांग्रेस को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस खानदान की खिदमत करती है और बीजेपी मुल्क। एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। Their primary object is to serve the family and our primary object is to serve the nation. सियासत को अगर छोड़ दिया जाए और मुल्क के आम आदमी से पूछा जाए तो आदाद-ओ-शुमार भी अपनी जबान बंद कर लेते हैं। रेहड़ी पटरी पर अपने घर को जिंदा रखने वालों से जब नोटबंदी पर पूछा गया तो दर्द में डूबा हुआ जवाब निकला। मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है। उसके बाद जो करप्शन कम होना चाहिए वो भी नहीं हुआ और जो बोलते थे कि टेररिस्ट कम हो जाएंगे तो टेररिस्ट का तो रोज ही काम चालू है। फैसला अभी फिलहाल तो गलत है। पीएम मोदी की शॉर्ट फिल्म के आदाद-ओ-शुमार को अगर माने तो इस साल आई रिपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार रद्दी हो जाते हैं, जिसके मुताबिक 1000 रुपए के जितने नोट वापस बैंकों में लौटे हैं उसमें सिर्फ 0.0007% ही नकली नोट थे और बंद 500 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें भी सिर्फ 0.002% नकली नोट रहे। तज्जियाकारों का कहना है कि जब सारा पैसा वापस बैंकों में लौट गया है तो ऐसे में सरकार काले धन को पकड़ने में कामयाब नहीं रही है। तो
माहिर इख्तिसादियात कहते हैं कि नोटबंदी से मुल्क की इख्तिसादी हालत चरमरा गई है। नोटबंदी के ऐलान के बाद ही पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.1% पर आ गई है। पिछले साल इस दौरान ये 7.9% पर थी। खुद में उलझा हुआ सवाल पूछता है कि नोटबंदी से जब इतने फायदे हुए तो मुल्क में अमन, चैन, सुकून से पेट भर खाना क्यों नहीं है? और अगर ये बीमारियां जिंदा हैं तो फिर सवाल है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बहुत सारे हैं जो मुबाहे खड़े हैं और ये पूछ रहे हैं कि नोटबंदी के 1 साल बाद अगर ये सोचा जाए कि इससे क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है तो मुश्किल होता है ये सोच पाना कि आखिर इससे फायदा क्या हुआ। हालांकि बीजेपी जो है वो अपने तमाम फायदे गिनाने की कोशिश कर रही है और इसे एंटी ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रही है और मनमोहन सिंह ने तो यहां तक कहा कि ये एक तरह से प्लान लूट थी बीजेपी की तरफ से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 5 मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली खान जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। महेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के दिल्ली मीडिया डिपार्टमेंट के वो हेड हैं। और इसके साथ ही मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। विजय सरदाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर इकोनॉमिस्ट। और इसके साथ ही राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट पैनल में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। मैं शुरुआत सरदाना साहब आपसे करना चाहूंगी क्योंकि शायद लोग आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि नोटबंदी के 1 साल के बाद आखिर हिंदुस्तान को, इस मुल्क को मिला क्या? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। और अगर मैं ये कहूं कि ये मिक्स्ड बैग था, अगर हम सब कुछ ये कहें कि सब कुछ ठीक रहा और किसी को दर्द नहीं हुआ, ये बात भी गलत होगी। और ये कहें कि सब कुछ खराब था और कोई देश को फायदा नहीं हुआ, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये बात भी गलत होगी। देखिए, 2 तरह से इकोनॉमी चलती रही है अभी तक। एक ये था जो फेयर थी, जो पेपर पे थी, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू थी, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इकोनॉमी चलती रही जिसका हिसाब किताब इस देश के पास रहा और वो इस देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाती रही। दूसरी इकोनॉमी जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, जो आपके पर्दे के पीछे रहती है, जिसको आप ब्लैक मनी भी कहते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन होता है, टैक्स नहीं दिए जाते हैं और बहुत सारे तरह के जो प्रावधान है कानून के तहत उनको दरकिनार करके और वो इकोनॉमी चलती रहती है। ये 2 इकोनॉमीज हमेशा इस देश में रही हैं। डीमोनेटाइजेशन से ये हुआ कि जो पैसा पैरेलल इकोनॉमी में था वो काफी हद तक बैंकिंग सिस्टम में सक इन कर लिया गया। अब उसका खामियाजा और उसके फायदे क्या हुए ये हमें समझना पड़ेगा। फायदे तो ये हुए कि आपके बहुत सारे लोग जो ब्लैक इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, जो अभी तक टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि जब सिस्टम रहा ही नहीं ब्लैक मनी का कुछ समय तक, तो मजबूरी में उनको बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना पड़ा, चाहे हम उसको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कहें। लेकिन सरदाना साहब जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 14% ही जो है टैक्स पेयर जो है वो बड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नोटबंदी के बाद या उसका कोई जादू था इस वजह से बढ़ा। 2013 की भी बात करें तब भी 14% ही टैक्स पेयर था, उसमें इजाफा हुआ था। हर साल इस तरह से होता रहता है, जरूरी नहीं कि हर साल हो, लेकिन हर कुछ सालों के बाद इस तरह से होता रहता है। फर्क है जी। देखिए, फर्क ये है कि अगर नंबर चाहे 14% हो, लेकिन पर ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है, पहले आप 50% या 20% आप व्हाइट दिखाते थे, बाकी आप ब्लैक में चलते थे, अकाउंट नंबर वही रहता था। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे सिस्टम जुड़ता जा रहा है, जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, रसीदों पे जा रहे हैं, तो टैक्स कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, पहली बात। लेकिन नुकसान किसको हुआ? गिनाने के लिए फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि जनता ये भी सुनना चाहती होगी कि नुकसान क्या है। जी बिल्कुल। नुकसान ये रहा कि जो टोटली कैश पे चलती थी इकोनॉमीज, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर था या किसानों की मंडियों का सवाल था, जहां से पूरा कैश सक आउट हो गया, निश्चित रूप से वहां चोट पड़ी। क्योंकि वो आज भी देखिए, इस देश में करीब 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस हैं, 6,50,000 से ज्यादा आपके गांव हैं। जितनी बैंक ब्रांचेस हैं, करीब 60% बैंक ब्रांचेस आपकी शहरों में हैं। तो गांव में एक तो बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप डिजिटल पेमेंट करना भी चाहें तो वो बैंक का अकाउंट तो फिर भी चाहिए जिससे वो ऑपरेट कर सके। और डिजिटाइजेशन की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी गांव तक कितना पहुंचा है? आपके पास इंटरनेट की सर्विसेज आज भी खराब है। आप कहने को जरूर आपके टावर लग गए होंगे, लेकिन कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, लिटरेसी का प्रॉब्लम है। एक गांव का किसान जो
जो वो बीज खरीदता है या दवाई खरीदता है उसका जो वो लेबल नहीं पढ़ सकता, तो वो डिजिटल पेमेंट का लेबल कैसे पढ़ेगा या ट्रांजैक्शंस कैसे करेगा? और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और सरदारा जी, अगर शहरों की भी हम बात करते हैं, जिस तरह से कहा गया था कि नोटबंदी के दौरान नवंबर के महीने में नोटबंदी हुई और उस दौरान जो है वो डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत बड़ा, कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस थे उनमें बहुत इजाफा हुआ, लेकिन वो सिर्फ उस दौरान था जब लोगों के पास कैश था ही नहीं। जैसे ही मार्केट में कैश सर्कुलेट होने लगा वैसे ही ढर्रे पे लौट आए लोग, क्योंकि उन्हें आदत है इसी तरह से डील करने की। आदत के अलावा पहली बात, आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो आप मेरे से, जब मैं कैश में डील करता हूं मेरा कोई ऊपर का खर्चा नहीं होता। आज मैं किसी भी डिजिटल पेमेंट से करता हूं मेरे सर्विस चार्ज लगते हैं 5% और 10% लगता है। क्योंकि जब सरकार चाहती है मैं डिजिटल में जाऊं तो मेरे पे पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं आप सर्विस चार्ज की? पहली बात। दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आज भी शहर में रहते हुए मेरे बैंकों के साथ क्रेडिट कार्ड के इश्यूज रिजॉल्व करने में महीनों लग जाते हैं। मेरे को बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है एज ए कस्टमर की मेरी प्रॉब्लम वो हैंडल ढंग से कर पाएंगे। आपने अपना कंप्लेंट सिस्टम इंप्रूव नहीं किया, लेकिन आपने जो बैंकिंग सिस्टम के साथ 100 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। बैंकिंग सिस्टम इस हालात में है ही नहीं कि वो लोगों की कंप्लेंट्स को हैंडल कर सके, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स ही इतनी हैं और अगर जुड़ गई तो क्यास हो जाएगा। और तीसरी बात सिक्योरिटी की है। इतने इंटरनेट फ्रॉड और साइबर क्राइम हो रहे हैं, आदमी डरता है। तो जब तीनों मुद्दों पे सरकार जनता को भरोसे पे नहीं लेगी, आपका डिजिटल मूवमेंट सक्सेस नहीं होगा। थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, लेकिन जो एक क्रांति के रूप में आना चाहिए वो पॉसिबल वो नहीं आएगा, क्योंकि शहरों में भी लोग डरते हैं। महेश जी से मैं बात करना चाहूंगी। महेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी हमने देखी कि नोटबंदी के 1 साल पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कितने फायदे हुए हैं इससे। जाहिर सी बात है नुकसान तो सरकार नहीं बताएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वजीर आजम ने 8 नवंबर को यह ऐलान किया था कि 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं होंगे, तब यह कहा गया था कि ये ब्लैक मनी को पर एक चोट है, टेररिज्म और नक्सलिज्म जो है उस पर एक चोट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कुछ दिन बाद हमने देखा जब आरबीआई के आंकड़े सामने आए कि सिर्फ 99% जो ब्लैक मनी थी वो वापस बैंकों में चली गई है और सिर्फ 1% है ब्लैक मनी जो रह गई है, वो जो 16,000 करोड़ रुपए है। फिर उसके बाद कहा गया कि हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था कि कैशलेस इकोनॉमी बनाए, डिजिटल पेमेंट जो है उनको इंप्रूव करें। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मकसद क्या था इसका, जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन किसी भी तरह से नहीं है। कंफ्यूजन उन लोगों के पार्ट पे हो सकता है जो ये सोच रहे हो कि भाई इस चीज को लागू करने से या अरुण जेटली साहब ने खुद ही सामने आकर ये कहा था ना। देखिए, अरुण जेटली जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा जो कह रही हैं आप कि कोई कंफ्यूजन था इसको लेकर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन उन्होंने साहब ने एक बात कही जी कि शुरुआती दिनों में ये जरूर हुआ कि जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जैसे जैसे वो चीजें हमारे नोटिस में आया उसको उसी तरह से हमने फिर रेक्टिफाई भी किया। वो बात तो रहने दें, वो बात तो चली गई, लेकिन देखिए इसके दो पहलू हैं। ये सोचने की तो जरूरत है ना कि आखिर जनता की सोच के अनुरूप ये फैसला नहीं होता तो आज हमारे सफलता का परचम जो है ना डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में दिखाई नहीं देता। लोगों का अपार जन समर्थन जो है उसके बाद मिला, लोगों का विश्वास हमारे साथ है जी। तो इसका एक ही सिर्फ रीजन था कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी यही रीजन था। उसके बाद ही डिमोनेटाइजेशन के बाद ही यूपी में इलेक्शन हुए, तो आपको लगता है कि उसी की वजह से लोगों में कहीं नाराजगी होती, कहीं इस चीज को लेकर तकलीफ होती, कोई ऐसी चीज होती, ये तो उन लोगों की सोच के अनुरूप था जो स्वयं चाहते थे कि भाई ऐसे लोग जो तिजोरियों में पैसे रखे हुए हैं, जो काला धन रखे हुए हैं, जो काला को सफेद कर रहे हैं, या वो पॉलिटिशियन हो या वो बिजनेसमैन हो या कंपनीज है, आप देखिए, आप ये देखिए आज के डेट में ईटी ने आंकड़े तो सामने लाकर दीजिए महेश जी। देखिए, सिर्फ बात कहने से तो ये प्रूव हो नहीं जाएगी। तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो सामने आके बातों को रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या सफेद है और क्या काला है। अगर हम बात ही करते हैं, ये कहा गया था इनिशियली कि 30% जो ब्लैक मनी है वो वापस आएगी। कहां गई वो ब्लैक मनी? ये कहा गया था कि 30% जो ब्लैक मनी है वो कभी नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग डरे होंगे, वो जो कैश है वो ब्लैक था, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, बहा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो पैसा कहीं पर दिखा ही नहीं। सिर्फ 1% जो है वो ब्लैक मनी नजर आया, वो भी 16,000 करोड़ रुपए। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि
जी 3,300 करोड़ रुपए जो है वो नेपाल और भूटान में अलग अलग अकाउंट्स में है। इसके अलावा 8.3 करोड़ रुपया जो है वो मंदिरों की पेटियों में है, जिसमें ये कहा गया था दान पेटियां हैं उसमें है, जो ये कहा गया था सरकार से, उन्होंने गुजारिश भी की थी कि इसे किसी तरह से लीगल कर दिया जाए, तो वो भी नहीं हुआ। पुलिस थानों में जमा है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गरीब लोग हैं जिन्हें ये अवेयरनेस नहीं हो पाई कि कहां कैसे पैसे जमा किया जाए, तो हो सकता है वो पैसा अभी तक उनके पास हो, क्योंकि अभी भी हमने देखा कुछ ही दिनों में कि कई अलग अलग जगहों से अभी तक 500 और 1000 के नोट बाहर निकल कर आए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए इतना जो कुछ सहा 50 दिन तक, आखिर उससे हमें हासिल क्या हुआ है? एक छोटा सा उन मासूम लोगों का सवाल है। देखिए, आपकी जो बात है, सवाल तो अगर इस तरह से उठते ना कि भाई उन लोगों ने जिन्होंने दिक्कत उठाई उन्हें अगर कुछ नहीं मिल रहा होता तो वो हमें किसी भी तरह से पॉलिटिकली जो है ना हमारा कहीं जन समर्थन नहीं बढ़ता, एक बात। दूसरी बात कि आप ये कह रही हैं कि उसका कोई इस तरह से ना टैक्स चोरी पे कोई लगाम लगा, ना किसी तरह से हमारा जो कैशलेस जो है वो 124% बढ़ा। लोगों की एक आदत पड़ी, लोगों ने अपने आप को उस तरफ लेकर गए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम जो है, अगर कोई सिस्टम में बदलाव आता है तो एकदम से आदमी उसका आदी नहीं हो जाता है। वो धीरे धीरे उन सब चीजों को समझना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे अभी सरदाना जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, बैंकिंग की प्रॉब्लम थी, हम धीरे धीरे उन चीजों से पार हुए। उसके बाद लोगों का एक कैश की जो शुरुआत में डिफिकल्टीज थी उसको भी धीरे धीरे हम लोगों ने मिनिमाइज किया और अब वो सब चीजें रास्ते पे। अब टैक्स चोरी की आपने बात कही, 2 लाख, सुन लीजिए 1 मिनट जी, 2,24,000 2.24 लाख कंपनी टैक्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। 58,000 ऐसे बैंक अकाउंट थे जिनको सीज किया गया। 35,000 कंपनियां फर्जी पाई गई। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, जहां 17,000 करोड़ ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो कि ये माना गया कि उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं मिला। अब इस तरह की जो चीजें हुई, आपको क्या लग रहा है कि ये काले धन पे पकड़ा गया, उन लोगों को जेल भेजा गया? देखिए, जेल भेजने का प्रोसेस जो है, जो एक लॉ में जो है, जो भी चीज जो कानून में बनता है वो उनके खिलाफ ऑलरेडी वो प्रोसीडिंग शुरू है। ये आप अगर कहें एक साल के अंदर अभी तक 2.5 लाख 3 लाख कंपनियों को अभी हाल में ही जी उनकी वो रजिस्ट्रेशन उनके रद्द किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अब ऐसा नहीं होता है कि आदमी आज किसी को पकड़े और कल उसको सजा दे दे जी, ऐसा कहीं नहीं है कानून में प्रावधान जी। हर आदमी को ये अपॉर्चुनिटी। चलिए, अली साहब से मैं सवाल पूछ लेती हूँ। अली साहब, मुझे ये बताइए आप कि ये कहा गया था कि नक्सलिज्म और जो टेररिज्म है उस पर नकेल कसी जाएगी। मेरे पास एक छोटा सा आंकड़ा है जो कि 8 नवंबर के बाद का है और 2-3 महीने के अंदर का है, जो ये कहता है कि 8 नवंबर के बाद जो है डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो 19 नवंबर को ही आसाम में आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 3 सोल्जर्स हमारे मारे गए और 4 शहीद हुए। उसके अलावा बात करते हैं हम 22 नवंबर की, फिर कश्मीर में हमारे जवानों पर आर्मी के ऊपर हमला हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हुए। उसके बाद 29 नवंबर जहां पर नागरोटा में हमला हुआ आर्मी के जवानों के ऊपर और 7 जवान मारे गए। ये सिर्फ मैं नवंबर की बात कर रही हूं जब शायद बिल्कुल पैसा ही नहीं था, कैश ही नहीं था। उसके बाद तो कैश सर्कुलेशन जो बढ़ गया होगा। किस तरह से, क्या वाकई में आपको लगता है कि टेररिज्म, नक्सलिज्म और पत्थरबाजों पर डीमोनेटाइजेशन के बाद वाकई में कोई लगाम लगी है? जी देखिए मैम, जितने भी रिस्पेक्टेबल इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनकी राय, उनमें कोई दो राय नहीं है। वो मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी फेलियर था। प्रशासनिक नजरिए से देखा जाए तो ये कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी सिखाया जा रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए प्रशासन में आके। इतने खुश नसीब थे ये लोग मैम। आपको याद है जब ये सरकार में आए तेल $50 प्रति बैरल पे चल रहा था। उसके बाद मॉनसून भी 1 साल तक बहुत बेहतरीन रहा, इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही थी। जैसे आपने इनकम टैक्स के फिगर्स बताए, ईयर ऑन ईयर इतना ही इजाफा हो रहा था जितना ये बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ है। ये गलत बात है। और अब मोदी जी आए 8 नवंबर को, उन्होंने सबको 4 घंटे की मोहलत दी और उन्होंने बोला कि 3 उद्देश्य है। उस वक्त तो 3 ही उद्देश्य बताए थे और अगर आज आप उनकी वेबसाइट पे जाएं अभी भी वो 3 उद्देश्य दिए हुए, टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी और काउंटरफीट नोट्स। काउंटरफीट नोट्स तो इतने मिनिस्क्यूल निकले, इतने कम निकले तादाद में कि आप डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना दर्द देने की जरूरत ही नहीं थी। ब्लैक मनी 15 अगस्त को आपने खड़े होकर कहा, ऐलान किया लाल किले से कि 3 लाख करोड़ वापस आएंगे। 15 दिन बाद, मैं किसी की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करता, मैं सिर्फ आरबीआई के डेटा पे रिलाई करते हुए बताता हूं, 1%
वापस आया। तो जिस उद्देश्य से आपने एक्सरसाइज की थी उसकी क्या जरूरत थी? नौकरियां जो है, अगर ये कंजर्वेटिव, ये कम एस्टिमेट है कि 15 लाख नौकरियां इस देश में खत्म हो गई। सोचिए उन खानदानों के बारे में जो नौकरियों पे जिनकी गुजारिश उन नौकरियों के जरिए चलती थी, और ये बहुत ही गरीब खानदान है। और उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए राजकुमार भाटी साहब की जो 150 लोग हैं, 150 से बल्कि ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी जान उन्होंने गंवा दी। 150 लोग जी, और जो उनके खानदान हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके पास तो वो शख्स कभी वापस नहीं आएगा। वो तो कभी लौटकर उनका घर पहले जैसा नहीं हो जाएगा। ये कहा गया था, वजीर आजम ने ये कहा था कि आप लोगों को परेशानी होगी, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं, लेकिन ये अच्छे के लिए है। और शायद इसीलिए पूरा मुल्क जो है वो 50 दिन के लिए लाइनों में खड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। करप्शन की जो एक लड़ाई है उसमें वो एक सिपाही की तरह खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है, और सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि इससे हासिल क्या हुआ है और उन 150 लोगों का क्या? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी अपनी बात कह रहे थे और लाभ गिना रहे थे नोटबंदी के, और एक छोटी सी आपने फिल्म भी दिखाई जिसमें उसके लाभ गिनाए गए। अगर इन पे अक्षरशः विश्वास कर लिया जाए, जो ये कह रहे हैं इनकी बात पे पूरा विश्वास कर लिया जाए, मान लिया जाए कि सारे लाभ हुए, तो अभी ये जो दर्द देश की जनता को मिला, उस दर्द के सामने लाभ इतने छोटे हैं कि कोई मायने नहीं रखते। अगर भारतीय जनता पार्टी आंखें मूंदे बैठी है और उसे ये पता नहीं है कि आज भी करोड़ों लोग बेरोजगार जो हो गए थे नोटबंदी के कारण, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया, वो लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, छोटे व्यापारी खाली बैठे हैं, और 150 लोग तो सीधे सीधे जो लाइनों में लग रहे थे वो मर गए। उसके अलावा जो आंकड़ों में नहीं आ पाए कितने लोग इस नोटबंदी की वजह से मर गए हैं। तो ये इतना बड़ा दर्द देश को इस सरकार ने दिया, और बेवजह दिया। जो मैं अली साहब की बात से सहमत हूं, और मैं यही बात यहीं से शुरू करना चाह रहा था कि जब नोटबंदी की थी तब कुछ और मुद्दे गिनाए थे, आज कुछ और मुद्दे गिना रहे हैं। तो ये अपने इसमें पूरी तरह फेल हुए हैं, और इनका बड़प्पन इसी में था, इनकी गर्मा इसी में थी कि देश के सामने कहते कि हमारा ये निर्णय गलत रहा, हम देश से माफी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बड़े घमंड के साथ, बड़े दम्भ के साथ, मुझे बहनों और भाइयों 50 दिन का समय दे दीजिए, 50 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं आए तो जिस चौराहे पे कहोगे मुझे सजा दे देना। 50 दिन के बाद तो क्या, आज 365 दिन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी तो हिसाब किताब लगाया जा रहा है, अभी तो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, कितनी कंपनियां। अब ये जो बता रहे हैं, जो अभी वर्मा जी बता रहे हैं, अरे ये तो आप बिना नोटबंदी के भी कर सकते थे। ये तो बिल्कुल आपने ऐसा किया कि किसी तालाब में 2 मगरमच्छों को पकड़ने के लिए आपने तालाब का पानी सुखा दिया, और उसमें लाखों मछलियां मर गईं। बिल्कुल, अगर करप्शन के खिलाफ वाकई में लड़ाई थी ये, और नोटबंदी उसी का एक सिलसिला था, ये तमाम चीजें करप्शन से तो कोई संबंध ही इसका नहीं है। क्या आप 2000 के नोट में रिश्वत नहीं दी जा रही है? 2000 के नोट में और सुविधापूर्वक रिश्वत दी जाएगी। यही कहा जाता है कि अगर आपको करप्शन को रोकना है, ब्लैक मनी को रोकना है, तो जो बड़े नोट हैं उनको सबसे पहले रोका जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, 1000 और 500 के नोट बंद करके 2000 के नोट मार्केट में ला दिए गए। जो बड़ी रकम है उसे आप छोटे और बैग में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, और अगर इसके कोई पॉजिटिव पहलू है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, बात करते हैं वो कांग्रेस जिन्होंने 2G घोटाला किया, इसके अलावा कई और घोटाले जिनकी हुकूमत ही सिर्फ इस वजह से गई हो कि करप्शन के उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम थे। क्या वो वाकई में बीजेपी हुकूमत पर इस तरह की इल्जाम तराशी कर सकते हैं? देखिए, ये इल्जाम तराशी का एक तो सवाल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम इन दोनों चीजों को आपस में इनको मिला करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, तो भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में रच चुका है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। वो अब से नहीं है, काफी समय पहले से है। वाजपेयी सरकार भी गई, वहां भी यूटीआई घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाले सब चलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ये जो नया इनोवेशन हो गया था मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, बेशक वो भ्रष्टाचार था, स्कैम्स थे बड़े बड़े, बेशक वो स्कैम्स थे, 2G हो, कोयला हो, लेकिन उसका जो अगर हम कायदे से उसे देखेंगे तो उसके तर्जुमा हम अलग अलग भी कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन जो ये मसला आपने दूसरा उठा दिया है भ्रष्टाचार का, लेकिन जो असली क्योंकि नोटबंदी को भी इसी से रिलेट किया गया था, नोटबंदी था, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए था, उसे पूरे जड़ से मिटाने के लिए था, और नियत पर
मैं शक नहीं है मुझे, नरेंद्र मोदी साहब की मुझे नीयत पर बिल्कुल शक नहीं है। ये नेक नीयती से उठाया हुआ एक फैसला हो सकता था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत हुआ। और या इस पर बाकायदा पूरा जितना सोच होना चाहिए था, जितना इस पर पूरा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना विचार विमर्श, होमवर्क उस पे होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो मेरा दूसरा है। मैं ये बात, मुझे बीजेपी के इस तर्क से बड़ा मुझे उलझन हो रही है कि ये कह रहे हैं कि ये एक मामला जो था वो खजाने के मुतालिक था, मामला मुल्क की जो माशी हालत है उसके मुतालिक था, मुल्क को भ्रष्टाचार से खत्म करने के लिए था। इसको आप, चूंकि ये एक आर्थिक फैसला था, इसको आप पॉलिटिकल फैसले के तौर पर अगर इसको आप कहेंगे कि ये सफल रहा असफल रहा, यूपी के चुनाव में बीजेपी के जीतना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये फैसला था नोटबंदी का वो सही था। उसके यूपी के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव हुए थे। पंजाब में कांग्रेस को 2/3 के आसपास, और ऐसे तो अगर कहा जाए गोवा और मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, नहीं बना पाई, लेकिन सीटें ज्यादा थी। ये कोई तर्क है नहीं मेरे ख्याल से, ये तर्क देना भी नहीं चाहिए, ये सेल्फ डिफीटिंग तर्क है। लेकिन जो मेरा मसला है, मेरा जो मुद्दा है, मैं ये है कि हमने नोटबंदी का फैसला किया और वो फैसला करते वक्त हम उस भारत को भूल गए जो भारत अधिकतर 70% गांवों में बसता है। अभी सरदाना साहब ने जिक्र किया था। मेरा एक सवाल है छोटा सा, बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री, कृपया इसका जवाब दे कि नोट पिछले 1 साल के दौरान क्या वजह है कि किसानों की उपज सस्ती हुई है, मजदूर की मजदूरी सस्ती हुई है? क्या वजह है कि कोई भी औद्योगिक उत्पादन सस्ता नहीं हुआ है? अगर सस्ता हुआ है तो इस मुल्क के गांवों में, गांवों से पैदा होने वाली चीजें सस्ती हुई हैं, और जो रूरल इकोनॉमी से जो चीजें बनती हैं, जहां पर उनका उत्पादन होता है, निश्चित रूप से वो एसएसआई सेक्टर है, वो सस्ती हुई है। इसका मैं जवाब चाहता हूँ। मुल्क के जो माहिरीन हैं, कृपया इसका जवाब दें, क्या वजह है? यहीं से सब इसका ये सफल है असफल है। मैं ये नहीं कहता कि 15 लाख लोगों का रोजगार चला गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर बोला था, वो सही है या गलत है? इसका फैसला इस मुल्क की वो 70-80% आवाम करेगी जिसने नोटबंदी का समर्थन किया था। मैं सिर्फ ये जवाब चाहता हूँ। सवाल उठाया था, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरी पार्टी पे सवाल उठाया जी। अली साहब, मैं आपके पास लौटूंगी जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कपूर साहब ने, और हम पहले भी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो इकोनॉमी कैश डिपेंडेंट थी, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ, और खासकर गांव की इकोनॉमी को, क्यों? वहां बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। और जो बात हुई, किसानों को आज रेट नहीं मिल रहे हैं, या एमएसपी से नीचे उनका माल बिक रहा है, या कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं है, जो पूरी तरह से क्रेडिट या उधार पे चलती रही या कैश पे चलती रही, निश्चित रूप से उनको नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण बहुत सिंपल था। व्यापारी क्या करते हैं, और आज भी एग्रीकल्चर सिस्टम में किसान कैश लेता है, व्यापारी कैश में पेमेंट करता है, और ये पूरी इकोनॉमी कैश पे चलती है। आपने उस सिस्टम में से कैश निकाल लिया, आज प्रोडक्शन आपकी हो रही है, किसान माल लेके मंडी में आया, व्यापारी कहता साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपको 30 रुपए नहीं दे सकता, आपको माल रखना, आप 20 में छोड़ जाइए। तो किसान को देखिए, आज डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव फायदा वेस्टेड इंटरेस्ट ने उठाया। आज व्यापारी ने यह कहा कि साहब डीमोनेटाइजेशन हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, या तो आप छोड़ जाओ माल या 20 रुपए में ले जाओ। और वही चीज उसने कंज्यूमर को यह कह के ज्यादा में बेची कि साहब ऐसा है कि अब पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, कैश नहीं है, सब क्राइसिस में है। सरदाना जी, क्या ये भी एक तरह का करप्शन नहीं है? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये एक जो मैं बात वही आती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि आपको ये चीजें एंटिसिपेट करनी चाहिए थी कि जो इकोनॉमीज 100% कैश ओरिएंटेड हैं, वहां से अगर कैश सकआउट हो गया तो क्या होगा? और ये भी नहीं कहा जा, ये भी कहने की कोशिश की ये थी कि तमाम जितना भी कैश है वो ब्लैक है। ये भी नहीं सही है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसकी इतनी बड़ी परसेंटेज है जो सिर्फ कैश में ही डील करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरे पास अगर मेरे घर में 10 या 20 हजार रुपए रखे हुए हैं किसी वजह से, तो आप उसको ब्लैक मनी कह दें।
ये भी ठीक नहीं है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक जो इसका पॉजिटिव गिनाया जा रहा है वो ये कि 18 लाख जो टैक्स डिफॉल्टर्स थे वो उसमें पाए गए हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो इनके ऊपर कार्रवाई आखिर कब होगी? देखिए, कार्रवाई की मैंने आपसे बात बताई कि कार्रवाई का एक तौर तरीका होता है, कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई से महेश जी देखिए, आपने पहले भी कहा था, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। सुन लीजिए जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक साल पूरा होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई इस तरह से नहीं होती है। आपने 8 नवंबर के बाद जो है हमने सारे 8 नवंबर के बाद पैसे जमा हुए, 2-4 महीने उसमें लगे, उसके बाद जो चीजें स्क्रूटनी में आई है उसके बाद नोटिस जाते हैं, नोटिस के बाद उस आदमी से रिप्लाई ली जाती है, उसके सोर्सेस कितना प्रोसेस लगता है इसमें? कितने दिन का प्रोसेस लगता है? कितने दिन का प्रोसेस? अगले चुनाव तक की बात नहीं है। बात यह है कि आज की डेट में सपा और कांग्रेस का जो ये एलिगेशन है हमारे ऊपर कि भाई आप लोग ने ये गलत फैसला लिया और इस गलत फैसले की वजह से आप सियासी पार्टियों को छोड़ भी दें। कपूर साहब ने कहा कि भाई आपने गोवा और मणिपुर जैसे स्टेट में जो है हमें किसी तरह से ये बताइए, तो फिर गुजरात में बिल के ऊपर ये बताइए कि वहाँ के जो ताजिर हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने ये क्यों लिखा था कि कमल की फूल हमारी भूल, उन्होंने क्यों लिखा था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हम जीते और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं, वहाँ रूरल एरिया है ही नहीं, महेश जी, वहाँ ग्रामीण लोग रहते ही नहीं है, उन महेश लोगों को जी, कोई अगर ये वाकई में इतना अगर हमारे फैसले में इतनी खोट दिखाई दी, आज भी ईटी का ये सर्वे है, आज ही का है, 68% लोग इसको कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन। अभी अगर ये आज भी 68% लोग सरकार के अगर ये आपके बरक्स होता तो आप ही होते, आप ये कह रहे होते कि हम इन तमाम सर्वेस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें, किसी तरह की लफाजी नहीं हो रही है महेश जी, नहीं किसी तरह की लफाजी हम नहीं कर रहे हैं। लफाजी वो होती है जब आदमी को सरकार कोई फैसला करती है, अगर वो लोकप्रिय फैसला नहीं है तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। आप गलत काम करेंगे, गलत तरीके से पेश आएंगे तो वो चीज महेश जी गांव में जाकर देखिए, आप उन छोटी छोटी जगहों पर, उन कस्बों में जाकर देखिए, उन कस्बों में जाकर देखिए जिन लोगों के पास आज पैसे नहीं है, जिन लोगों के बड़े बड़े कारोबार जो है वो बंद हो गए। आप पीतल के कारोबारियों को देखिए, वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्री है, आप बुनकरों को देखिए, आप उनके पास जाके देखिए, आप उनके पास काम नहीं है। 60-70 साल में माइनॉरिटीज के लिए कोई काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम नहीं हुआ, एजुकेशन के लिए काम नहीं हुआ, हेल्थ पे कोई काम नहीं हुआ। हमें पैसे चाहिए थे लोगों की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। मेरे घर में होम लोन मुझे जमा करना था, 2-3 इंस्टॉलमेंट टूट गया। मैंने कहा मेरे वाइफ से कि भाई आपके पास पैसे हैं क्या? वो कह रही है कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ वो कह रही है कि मेरे पास 80,000 रुपया है, ले जाके जमा कराओ। अब इस तरह के पैसे मेरे जो घर में पड़े हुए थे वो सेविंग अकाउंट में गए, वहां से 4 से 5% मुझे रिटर्न मिल रहा है आज, और वो बैंक में पैसे हैं तो कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होंगे, देश के किसी न किसी डेवलपमेंट के काम में वो पैसे लगेंगे, उसका यूटिलाइजेशन होगा। आज तो जब सुनिए, आज इस तरह के पैसे अगर बैंक में आ गए तो वो गुनाह हो गया, अपराध हो गया बीजेपी का। आप मुझे बताइए, वो गुनाह और अपराध की श्रेणी में आप मुझे बताइए, 15.44 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आए, उससे आम इंसान को कितना फायदा हुआ? आज अगर मैं कार लेने जाती हूँ, आज अगर मैं गाड़ी लेने जाती हूँ, आज अगर मैं घर लेने जाती हूँ, तो क्या विकास के काम के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए? लोगों की जेब काट के, लोगों का धन छीन के आप देश चलाएंगे? किसी लोगों के का काम है जो दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, सिंचाई के लिए, लोगों के लिए पैसा रखा था उसे लेके आप देश चलाएंगे? ये गलत। सुनिए, किसी का भी जेब नहीं काटा गया। ये नोटबंदी नहीं थी, ये नोट बदली थी। आपने अपने नोट बदले, पुराने नोट आए, लोगों के कैश बैंक में आया। सरदाना साहब ने एक जो बात कही, जी मुझे बताइए कुछ हद तक ये कहा गया था कि जो ब्लैक मनी वापस आएगी, स्टार्टिंग में जो बैंकिंग के उसके लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। ये कहा गया था कि सोशल वेलफेयर में लगाया जाएगा, ये गरीबों के काम में लगाया जाएगा, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे जो गरीब है उनको फायदा मिलेगा। लेकिन वो पैसा ही नहीं लौट कर आया, तो फायदा किस तरह का? और आपने 50 दिन के लिए, बल्कि हम 1 साल बोले, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के झटके से लोग उभर तक नहीं पाए थे कि जीएसटी आ गई, जो अभी तक लोगों के समझ में ही नहीं आ रही है। 2 अच्छी चीजें आपने गलत तरीके से इंप्लीमेंट की और जिसका फायदा होने की जगह लोगों को नुकसान हुआ।
किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप क्या बात कर रही हैं? हर चीज में आप सड़कों पर जाइए, आपके आंकड़े बताते हैं। सड़कों पर जाइए, आपको पता चलेगा। आज के डेट में आपने मुझसे किया क्या? जी जब 2014 के चुनाव की सारी क्लिपिंग आप उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का मुख्य मुद्दा था काला धन, और इस देश को गुमराह किया गया, लोगों के सामने झूठ बोला गया। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते थे कांग्रेस के पास सूची है किस किस का धन विदेश में जमा है, सबकी सूची है, सूची सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? अगर मैं सरकार में आऊंगा मैं पहले दिन सूची सार्वजनिक कर दूंगा, 100 दिन के अंदर पहले दिन लोगों को जेल में डाल दूंगा, और इतना काला धन आएगा कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। आज 3.5 साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हो गए हैं, क्या एक भी आदमी जेल में गया? क्या एक भी आदमी का नाम सार्वजनिक किया गया? क्या 15 लाख छोड़िए, 15 रुपए किसी खाते में आए? लोगों की जेब का धन और निकलवा लिया। नहीं, वो तो कह दिया झूठ बोलना इनकी फितरत है। बीजेपी का झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलते रहेंगे, लास्ट तक बोलते रहेंगे। अब भी यही कहते रहेंगे कि लोगों को फायदा होगा, फायदा कोई होना नहीं है इन लोगों को। वो अली साहब जी बोलिए। नहीं, मैं भाटी साहब की बात से 100% मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। उस पार्टी से बिलोंग करते मुझे हैं लगता है नेता को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। देखिए, पार्लियामेंट में खड़ा होकर देख रही है आपको, मैं तो जब जनता को परेशानी होती है तभी दर्द होता है। दर्द हमें लगा बिल्कुल दर्द होगा हमें। अगर आप जनता के साथ धोखा करेंगे, जनता को दुखी करेंगे, जनता को मरने पे आत्महत्या में मजबूर करेंगे, हमें दुख होगा। क्यों नहीं होगा हमें? आप बौखला दी जाते हैं अगर कहते कोई प्रधानमंत्री जी, आप एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक हफ्ते का टाइम क्यों नहीं मिला हमें? महेश जी, अगर ये ब्लैक मनी वापस आया होता और वाकई में करप्शन पर लगाम लगी होती तो शायद मेरे राइट में जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद इतना नहीं काला धन का आज के डेट में काला धन का सबसे ज्यादा अगर इस पे काले धन पे अंकुश लगा और सबसे ज्यादा कोई आहत हुई तो कांग्रेस हुई है। काला धन अगर आज है तो अमित शाह के बेटे के पास पार्टी अमित शाह के बेटे को पकड़िए, जय सिन्हा को पकड़िए, पेपर में नाम आ रहा है। यही सपा है जो पानी पी कर हमें भी सिखा दीजिए 50,000 को 80 करोड़ कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक इंसान का वो हुआ है इजाफा, और वो है आप जानते हैं आपके अध्यक्ष के बेटे। घोटाले कर जनता जानना चाहते हैं कैसे है भैया ये चुनाव, और उसका आज तक जवाब नहीं दिया। केंद्र मंत्री आ जाते हैं सफाई दे रहे, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। यही गुरूर है आप लोगों का, यही तकब्बुर है आप लोगों को खत्म कर देगा। अरे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप माफी मांग लेते जनता से मुकेश जी, आप कह लेते गलती हो गई, बात वही खत्म हो जाती है। कांग्रेस और बीजेपी की शर्मिंदा होना चाहिए। और आप यहाँ बैठे हुए भाषणबाजी कर रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको। ये बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि एक साल के बाद आखिर क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, प्लीज 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 देखिए, लोगों की कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अली साहब, महेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। चलिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वो सुझाव जरूर बात कर रहे हैं नोटबंदी के 1 साल की कि इससे क्या हासिल हुआ और क्या खोया मुल्क ने। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सरदाना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये भी कहा गया था कि जो फेक करेंसी है इस पर लगाम लगेगी, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से मेरे पास कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि 1,000 रुपए के जो नोट थे वो 0.0037% ही वापस आए। इसके अलावा 500 के जो नोट थे वो 0.0015% ही। तो किस तरह से हम इन आंकड़ों को देखकर ये कह सकते हैं कि फेक करेंसी पे भी किसी भी तरह से कोई लगाम लगी है? 8 नवंबर जिस दिन 500 और 1000 के नोट पर बैन लगा था, 2000 के नोट बाजार में आए, उससे पहले ही नकली नोट सामने थे। देखिए, 2-3 इसमें बहुत चिंता की बातें हैं। एक तो ऑपरेशनल इश्यूज की जो हम बात कर रहे थे, बैंकिंग सिस्टम की। अगर मान लीजिए जितने भी जनरली आपके जो डुप्लीकेट नोट्स हैं वो आपके बॉर्डर एरियाज में होते हैं, क्योंकि वहां से ही वो इन्फिल्ट्रेट होते हैं। वहां पे जितने बैंक के सिस्टम में पैसे जमा हुए, क्या बैंक मैनेजर सब ट्रेंड थे ये पता करने के लिए कि उसमें फेक करेंसी है या नहीं है? ये अपने आप में एक मुद्दा है। अगर वो लोग ट्रेन नहीं थे और प्रेशर में उन्होंने जो उनको पैसा मिला उन्होंने 4-4 हजार रुपए जमा किए और बदल के देते गए, तो अभी तक आरबीआई की तरफ से क्या ये आंकड़े आए, क्या उन्होंने सारे करेंसी नोट जो अभी तक अलग अलग चेस्टेज में पड़े हैं, क्या उसका एनालिसिस हुआ? किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी आंकड़ा आरबीआई जारी नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ब्लैक मनी का क्या हुआ, जबकि 99% वापस आ गया। देखिए, दुख की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि आप नोएडा में पकड़े गए, बाकी जगह आप अपने व्यापारी दोस्तों से उन दिनों हम बात कर रहे थे, हमने पूछा भाई साहब क्या हाल चल रहा है,
कहता जी कुछ नहीं, बैंकों से साठगांठ हो गई है, सुबह वो लेके चले जाते हैं पुराने नोट, शाम को घर पहुंचा देते हैं। मैंने तो किसी भी बैंक को या किसी सीनियर अधिकारी को या किसी गवर्नमेंट अधिकारी को, इसके अलावा जो मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि किसी भी सीनियर रसूख वाले आदमी को लाइन में लगे नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, वो उनके नोट कैसे बदले? क्या वो सारा कुछ उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की मिली भगत से ब्लैक मनी वापस सिस्टम में पहुंच गया। अब सरकार की चुनौती रिवर्स हो गई है। अब ये हो गई है कि ये बताया जाए और ये ढूंढा जाए कि किन किन अकाउंटों में पैसे आए, कौन थे, क्या था। जो आज आपको 2.5 लाख अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, 4 लाख अकाउंट की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि साहब 2.25 लाख अकाउंट हैं जो पकड़े गए हैं और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं ये हिसाब लगा रहा था कि रोज आपको 6000 केस फाइल करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 1 साल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो सिस्टम था, जो मैं ये कपूर साहब की बात से सहमत हूं कि नियत पे हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए था कि जिस देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जिस दिन ये घोषणा हुई थी, मैं हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जो चैनल्स पे आया था और ये कहा था कि नोटबंदी का असर क्या होगा। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो काले धन वाले लोग हैं, जिसका 100 करोड़ रुपए फंस रहा है, वो सारी ताकत लगाएगा आपका सिस्टम तोड़ने के लिए, ताकि उसका 100 करोड़ बचे। अगर उसको 10 करोड़ भी बैंक मैनेजर को खिलाने होंगे, वो खिलाएगा ताकि 90 वाइट हो जाए। आप समझिए इस बात को, इस ताकत से बिल्कुल बैठा नहीं रहेगा कि आपने घोषणा कर ली और उसका पैसा खड्डे में जाए। क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर ये देखा कि रियल एस्टेट में हमने देखा सबसे ज्यादा जो पैसा इस्तेमाल किया गया है वो रियल एस्टेट में किया गया है। उस दौरान रियल एस्टेट ही एक ऐसा जोन था जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उस दौरान खरीदी गई, क्योंकि रियल एस्टेट के जो मालिक थे वो बैठे हुए थे। जो आपके पास करोड़ों का जो पैसा था, जो आपने अलग अलग जगहों पर रखा था, अपने घरों में रखा था, वो वहां पर जाकर उन्होंने वो घर खरीद कर या जो भी कुछ प्रॉपर्टीज खरीद कर उन्होंने उसको वाइट कर लिया। मेरा सवाल राकेश जी आपसे ये है, आपने ये कहा कि आप नियत पर सवाल नहीं उठाते हैं, क्या आपको लगता है कि इल प्रिपरेशन थी? प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं थी, बैंक्स तैयार नहीं थे, बैंक्स को पता ही नहीं था, लोगों को के ऊपर एक तरह से जुल्म किया गया कि उन्हें इतनी लंबी कतारों में खड़ा किया गया। ना किसी नेता को, ना किसी अमीर आदमी को हमने कभी भी बैंक की किसी भी लाइन में खड़ा हुआ देखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किया किसके लिए गया था? देखिए, जाहिर बात है कि ये जिस तरीके से बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रधानमंत्री को खुद ही डिफीट कर रही है। उनकी पार्टी कह रही है कि ये यूपी के इलेक्शन के लिए फैसला किया गया था। दूसरे अर्थों में ये यही बात कहना चाहते हैं। नहीं राकेश जी, आप गलत बोल रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। आप गलत बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे फैसले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा महेश जी, मैं जो आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता नकारती, महेश जी, जनता का समर्थन नहीं मिलता। नहीं महेश जी, रिवॉर्ड के तौर पे तो यही दिखाया जा रहा है। आप तो जो उसकी छोटी कड़ी है, लेकिन जहां से ये बात निकल करके आई है, मैं उस सोर्स को कह रहा हूँ जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके मैं उनके तर्क को नकार रहा हूं कि ये तर्क अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है। ये बहुत खतरनाक तर्क है, इसको मत करिए, इसको कृपया ऐसे मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री की नीयत पर शक कर रहे हैं ऐसा करके कि ये पॉलिटिकल ये देकर के, जबकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की नीयत में कोई खोट नहीं था। वो चाहते थे कि ये भ्रष्टाचार समाप्त हो। अगर फैसले लेकिन राकेश जी अपने आप में मुझे विरोध होता है। आप राकेश जी को बात कंप्लीट करने दो। जो असली बात है वो मैं आज फिर आपसे ये बात निवेदन करना चाहता हूँ। सरदाना जी ने भी बताया किस तरीके से डिफीट किया गया पूरा का पूरा ये मसला। लेकिन ये लगता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में खड़े होकर की ये बात कही कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड रूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर, तो बहुत लोगों को लगा कि इतने मृदुभाषी डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी सख्त बात बोल गए हैं। और कुछ का ये भी कहना था कि शायद उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि 2% जीडीपी गिर सकती है और 1 साल बाद हम देख रहे हैं ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन मेरा जो इस पूरे मसले पर अब भी ये कहना है कि इसका फैसला इस देश की जनता ही करेगी कि ये नोटबंदी सफल रही या यही सवाल मेरा अली साहब से। अली साहब मुझे बताइए कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि आप ब्लैक मनी इसको नोटबंदी को आप ये मानते हैं कि वाकई में एक ब्लंडर था, बहुत बुरा फैसला था, ब्लैक डे के तौर पर आप इसे मना रहे हैं, जीएसटी की भी कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है, राहुल गांधी ने खुद कहा, तो अभी हिमाचल और गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं,
कल ही वोटिंग होगी हिमाचल में। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप ये बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं कि हिमाचल और गुजरात में फिर आपको जीत हासिल होगी? क्योंकि ये तो जनता की अदालत है, फैसला तो जनता करती है। अगर उसे परेशानी होगी तो वो फैसला कर देगी। देखिए, मैं पहले तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें उम्मीद है कि जनता इन लोगों की ये जो खोखली राजनीति है इसे रिजेक्ट करेगी। ऐसी राजनीति खुद ब खुद एक एक्सपायरी डेट के साथ आती ही आती है। आप कुछ ही हद तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं एक दूसरी बात कहूंगा, महेश जी बहुत अच्छा डिबेट कर रहे थे शुरुआत में, बड़े सभ्य तरीके से, फिर पता नहीं क्यों बीच में घूम फिर गए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, देखिए आप लोग प्रशासन और राजनीति को कंफ्यूज मत कीजिए। प्रशासन चलाना अलग चीज है, राजनीति करना अलग। जितना जज्बा आप लोग राजनीति में लगाते हैं, चुनाव लड़ने में लगाते हैं और हर चीज को उसी आंकड़ों से नापते हैं, ये करना छोड़िए। देश के हित में आपको कुछ कदम उठाना पड़ेंगे जो पॉपुलिस्ट नहीं होंगे। ये कदम आपने स्पिन किया कि पॉपुलिस्ट है, नुकसान हुआ, इतने आप इसमें आजिजी और इनकिसारी रखिए कि आज जनता के सामने मानिए ये बात कि आपसे जो हुआ गलत हुआ और दोबारा नहीं होगा। जैसे मनमोहन सिंह, मैं खत्म करूंगा मनमोहन सिंह जी की बात से ही, वक्त आ गया है राजनीतिक भाषणबाजी खत्म करते हैं और दोबारा अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की शुरुआत करते हैं। हम आपके साथ हैं, आप काम तो शुरू कीजिए, मगर ये जो आपकी ओछी राजनीति है इसे खत्म कीजिए पहले। महेश जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जिस तरह से आपने मुझसे अभी कहा कि जो यूपी में हमें एक कामयाबी मिली थी और हमने देखा कि गोवा, मणिपुर में भी, हालांकि वहां कांग्रेस को ज्यादा कामयाबी मिली थी लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। मेरा सवाल आपसे है कि हिमाचल और गुजरात में जो इलेक्शन होने वाले हैं, हमने देखा 1 महीने के अंदर 5 बार वजीर आजम खुद गुजरात गए हैं। देखा जा सकता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पूरी तरह से मुतमईन हैं कि आप ही को वहां पर जीत हासिल होगी? और जो नोटबंदी है या जीएसटी जो है उसके नताइज आप जितने पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जनता की अदालत में आपका फैसला पॉजिटिव ही होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हिमाचल तो ये लोग ऐसे ही छोड़ के भाग गए। जब प्रधानमंत्री ने कहा तो राहुल गांधी जी वहां गए। दूसरी बात, वो मुझे बोल रहे हैं कि सभ्य तरीके से, अगर राकेश कपूर जी उनके फेवर में बोल रहे हैं और उनको कहीं मैंने टोका वक्त नहीं, आप इसमें अपना वक्त न गवाएं, आप इसमें वक्त न गवाएं, मेरे पास वक्त कम है। हम सब देश के हित में बोल रहे हैं, वो नहीं जानते होंगे, आपके नजरिए से फर्क रखते हैं। वो मुझे इस चीज के लिए ना बताएं, ठीक है ना। हम लोग भी बहुत टाइम तक जर्नलिज्म में रहे हैं, उनको मैं अच्छी तरह से अपनी बात एक बात। दूसरी बात, औरों को सबक सिखाइए, अपना तर्क रखिए। आप आराम से सुन लीजिए। सभ्यता और सभ्यता आपसे मैं नहीं। चलिए, मुझे लग रहा है ये बात पूरी हो पाएगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मेरे पास वक्त नहीं है, माजरत चाहूंगी आप तमाम मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यह होगा कि 1 साल तो नोटबंदी को पूरा हो गया है। हमने आपके सामने ये रखा कि इससे क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसानात हुए हैं। फैसला आपको करना है, फैसला आप ही को सुनाना है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।